नमस्कार और जय हिंद। मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं वोट वॉर। संसद में एक ऐसी जंग छिड़ी है जिसने लोकतंत्र के गलियारों में हलचल मचा दी है। महिला आरक्षण का वो बिल जिसे नारी शक्ति वंदन का नाम दिया गया, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई के चलते ये बिल गिर गया। मोदी सरकार का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका। विपक्ष बिल के पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि इसके विरोध में 230 वोट मिले। 2014 के बाद ये पहली बार है जब सरकार का कोई अहम विधेयक सदन में 2/3 बहुमत न मिलने की वजह से पास नहीं हो सका। बिल पास नहीं होने पर सरकार जहां विपक्ष को महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं विपक्ष महिला आरक्षण के नाम पर सियासी धोखाधड़ी बता रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक विपक्ष एक सुर में ही बोल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में तो चुनाव हो चुके हैं, बंगाल और तमिलनाडु में अभी चुनाव होने बाकी हैं। अब बंगाल और तमिलनाडु की महिलाओं को लेकर बीजेपी के पास क्या रणनीति होगी? जैसा कि सभी को पता है कि तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव प्रचार की 2 तस्वीरें। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज वो दिल्ली में है, राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि कल जो महिला आरक्षण बिल के विषय में संसद के अंदर जो हुआ है, डिलिमिटेशन बिल के अंदर जो हुआ है, उन तमाम चीज़ों से अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में नई धार आएगी। आपको पता है तमिलनाडु के लिए चुनाव प्रचार 21 तारीख को खत्म हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रचार पहले दौर का 21 तारीख को खत्म होगा। तब तक 3 दिन हैं और इस 3 दिन में महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठाएगी। वहीं विपक्ष कहेगा कि महिला आरक्षण नहीं, पीछे के दरवाजे से डिलिमिटेशन यानी परिसीमन लाने की कोशिश थी। विपक्ष लगातार ये बात कह रही है। अब आप देखिए, ये 2 जगह वोटिंग है, पश्चिम बंगाल के अंदर और दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर। और महिला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के 2 चरणों के मतदान 23 और 29 अप्रैल को होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। उससे ठीक पहले 17 अप्रैल 2026 को दिल्ली की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन विधेयक का गिरना राज्य की राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। इस बिल के गिरने से बंगाल की चुनावी मैदान में महिला वोट बैंक को लेकर चल रही जंग अब और भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से महज कुछ दिन पहले दिल्ली से आई खबर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग कर 2029 से लागू करने वाला विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण गिर गया है। ममता दीदी लगातार इस बिल को बंगाल विरोधी बता रही हैं। तो लगातार इस बिल को यहाँ बंगाल विरोधी बताया गया और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से इसमें कहा गया है कि महिलाओं का इस्तेमाल सत्ता में बरकरार रहने के लिए किया जा रहा है। मुद्दों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। बिल को बताया गया है बंगाल विरोधी साजिश बताया गया, क्षेत्रीय अस्मिता कार्ड बताया गया, बंगाल के हक पर हमले का आरोप लगाया है। टीएमसी की तरफ से विपक्ष की घेराबंदी, इसमें केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दल आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। टीएमसी के भी चुनावी रण में दीदी का फ्रंट फुट पर प्रहार अब देखा जा रहा है इस बिल के बाद। वहीं बीजेपी महिलाओं को सशक्त करने के वादे के साथ मैदान में है, लेकिन बिल पास ना करा पाना एक बड़ा झटका है। अमित शाह ने विपक्ष पर दशकों से इस बिल को रोकने का आरोप लगाया है और कहा है कि महिलाओं का गुस्सा विपक्ष को झेलना होगा। बता दें कि बंगाल में बीजेपी मुख्य रूप से पुरुष प्रधान संगठन की छवि से जूझ रही है। बिल का गिरना ममता के उस नैरेटिव को बल दे सकता है कि केंद्र केवल चुनावी वादे करता है। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना ने पहले ही महिला वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत कर रखी है। दीदी ने महिलाओं से कई नए वादे भी किए हैं। ये वादे क्या क्या हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है लक्ष्मी भंडार योजना। योजना की राशि में वृद्धि हुई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वहीं SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। बेरोजगार बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हर परिवार को पक्का मकान मिलेगा। हर घर में स्वच्छ जल जो है वो दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल में एम फैक्टर की, तो एम फैक्टर 26 की चुनावी जंग में बहुत अहम साबित होने वाला है। 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी के लिए एम फैक्टर हमेशा से काफी अहम रहा है। तो दीदी का एम फैक्टर क्या है बता देते हैं कि साल 2011 में ममता बनर्जी ने 3M
मां माटी मानुष का नारा देकर वामपंथियों के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था। साल 2016 में 3M में एक और M जुड़ गया, यानी कि महिला का, यानी कि मां माटी मानुष और महिला अब ये हो गया। टीएमसी ने महिला सीएम का ट्रम्प कार्ड चला और लगातार दूसरी बार बंगाल में टीएमसी का फूल खिला दिया। 2021 में ममता दीदी ने महिला वोटर के सहारे अपनी हैट्रिक लगाई। 50% महिलाओं ने महिला सीएम यानी कि दीदी का साथ दिया। हालांकि बीजेपी ने पहली बार दीदी के वोट बैंक में सेंधमारी की और 37% महिला वोट के सहारे पहली बार विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया। 26 की जंग में एम फैक्टर में एक और एम जुड़ गया है। कहीं ना कहीं इस बिल का गिरना बीजेपी के नारी शक्ति नैरेटिव को कमजोर कर सकता है, जबकि ममता बनर्जी इसे बंगाल की अस्मिता और महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बंगाल के चुनावी रण में अब नारी ही सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और आप देखिए, माँ माटी मानुष, ममता बनर्जी पहले बात करती थी माँ माटी मानुष की, आजकल नहीं करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एम फैक्टर है, एम खुद वो ममता है, इसलिए एम फैक्टर उनके साथ है। इसके अलावा एम फैक्टर में महिला हैं और इसके अलावा एम फैक्टर में मुस्लिम हैं। अब मामला कैसे बनेगा? बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर जाएगी कि महिला आरक्षण के बिल को विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। बीजेपी इसको लेकर बहुत एग्रेसिव होगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तमिलनाडु की बात भी हम 4:30 बजे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, वहां पर क्या क्या नैरेटिव चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ महिला आरक्षण जो बिल गिर गया है, उस मुद्दे को जब बीजेपी जोर शोर से उठाएगी तो क्या वो ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए और बता दें कि हमारे साथ आज खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता कुशल पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिवेश सिंह जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक जी हमारे साथ हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो महिला आरक्षण विधेयक कल संसद के अंदर गिर गया और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन का विधेयक, उसके ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पड़ने वाला है। कुशाल पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रविशेक सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ेंगे, मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब नेता टीएमसी के जुड़ गए हैं। हक साहब, अब तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि आप महिला विरोधी हैं, आपने इस बिल को लोकसभा के अंदर गिरा दिया। देखिए दीपक चौरसिया जी, सबसे बात है महिला को करके महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है सितंबर 2010 में संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पारित हो गया था। यहाँ संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम के हिसाब से हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से अचानक सडनली, ये समझिए पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में समझिए कि वहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, तो इस वजह का एक सगुफा बताइए। भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं, सब हमें मतलब सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी आज देखिए कि मणिपुर की क्या परिस्थिति, जो दिवस घुमाया गया है महिलाओं माताओं बहनों को, आपने देखा हो महिलाओं के प्रति कितना इनका संवेदना ये होती है, तो इनको ये हाथरस भूल जाते हैं, ये समझिए उन्नाव भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला की बात करते हैं तो ये कहीं भी इन पर सूट नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन 2026 का होने जा रहा है, तो 33 से बात करते हैं, 33% के हिसाब से 294 विधानसभा यहाँ है दीपक चौरसिया जी। तो इन्होंने कितना हमारे महिलाओं को माताओं बहनों को सीट दी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए इनको जो है महिलाओं का लेकर करके इनको राजनीति करना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी सामने इलेक्शन है, इनको सरकार बनाने की पूरी तरह से इन्होंने बनाया सजा के रखा कि हम पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेंगे। लेकिन इन्हें नहीं है, ना ये 2,42,00,000 हमारी महिलाओं माताओं बहनों को हमारी लगातार 2021 से समझिए 1,500 रुपये महीना हमारी कार लकी भंडार के रूप में देते हैं। लेकिन ये अभी नया इनका मैनिफेस्टो 2020 में आया है कि हमारी सरकार आएगी तो 3,000 रुपये महिलाओं को देंगे। तो भाई महिलाओं में एक ऐसी सशक्ति, हमारी नेत्री खुद महिला है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में तकरीबन अभी 78 MP होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर MP अगर हमारे पास है तो वो पश्चिम बंगाल से 11 कैंडिडेट MP हमारे पास में।
आपने देखी अभी अभी लोकसभा जो विधानसभा का इलेक्शन दीपक जी हुआ है, तो इसमें 60 लगभग हम लोग जो है महिला कैंडिडेट भी हैं। तो ये महिला बात करने नहीं होगा, इन्होंने महिला आड़ लेकर के ये राजनीतिकरण कर रहे हैं कि ताकि पश्चिम बंगाल में मतलब हम किसी भी सूरत से महिलाओं के नाम पर वोट लेकर करके सत्ता पर बैठ सके। लेकिन ये महिला की बात भारतीय जनता पार्टी पर सूट नहीं करती है, ये महिला विरोधी समझ लिया। ऑलरेडी 2023 में जब सर्वसम्मति से जब ये पास हो गया, तो फिर इसी में 543 एमपी आपके पास में, तो उसी में से 33% क्यों नहीं देते? तो ये जहां जहां हिंदी के भाषी है, जहां ठीक है, इलाका है, आप कह रहे हैं कि 543 में से ही 33% दे दीजिए, डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। कुशल पांडे जी, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जो हमारे टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कहा है, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि ये सारे विपक्षी दल ने ये कल प्रमाण कर दिया कि सारे विपक्षी दल महिला विरोधी है। सारे विपक्षी दल महिला विरोधी है, और इस राज्य की मुख्यमंत्री जो एक महिला है वो खुद महिला विरोधी है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते बंगाल में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जिस जिला में महिलाओं के साथ अन्याय न हो। आज भी एक महिला के साथ बलात्कार करके हत्या की गई है बंगाल में, आज के डेट में। यही कलकत्ता में आरटीकर अस्पताल डॉक्टर बहन के साथ, यही कलकत्ता में लौ छात्रा के साथ, यही कलकत्ता में 55 साल की महिला के साथ में कौन किया भाई? टीएमसी के मंत्री का खास बंदा। लौ छात्रा के साथ बलात्कार कौन किया? तृणमूल कांग्रेस का छात्र नेता। डॉक्टर बहन का बलात्कार कौन किया? उन्हीं के आरजीकर अस्पताल के जो तृणमूल कांग्रेस के आशीर्वाद से वहां पर नौकरी प्राप्त थे, उन्होंने किया और हत्या भी किया। और सबूत को कौन मिटाया? तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जाकर के। हजारों के तादाद में पुलिस लगी हुई थी जन आंदोलन को रोकने के लिए, लेकिन उस सबूत को मिटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जाते हैं और दीवार तोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं, हमारी बहन का बलात्कार किया जाता है और सबूत को मिटा देते हैं। ये सरकार पूरी की पूरी महिला विरोधी है। कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी भंडार दे रहे हैं। आप दे रहे लक्ष्मी भंडार, लेकिन हमारी लक्ष्मी, हमारी जो माताएं बहनें होती है, जिसको बेटियों को हम लक्ष्मी करते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? आपकी महिला मुख्यमंत्री है। आपकी महिला मुख्यमंत्री कहती है कि मेरी बहनों से निवेदन है कि रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। ये महिला मुख्यमंत्री है? ये महिलाओं के हित में बात कर रही है, जो खुद कह रही है कि 8 बजे के बाद महिलाएं बाहर न निकले। अगर जो हमारी बहन बेटी कोई इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करे, रात को 12 बजे छुट्टी और रात को 2 बजे, क्या वो छुट्टी के बाद भी अपने ऑफिस में ही बैठी रहे? जो सुबह का इंतजार करे कि सुबह होगा तब हम घर जाएंगे? इस तरह का बयान हमारे मुख्यमंत्री का आता है, जो खुद महिला मुख्यमंत्री है। ये बिल पास नहीं हुआ है, इससे साक्षात प्रमाण होता है कि विपक्ष जितने भी है सारे के सारे महिला विरोधी है। तभी कल राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन करके उन्हें बधाई दिया है इस मुद्दा को लेकर के। हम तो कहेंगे कि बधाई मत दो, ढोलक लेकर के दोनों लोग बैठ करके नाचो और कहो सबसे कि हम महिला विरोधी हैं। इसे साबित कर दिया, इसे प्रमाण भी करो कि हम महिला विरोधी। अगर महिला विरोधी नहीं रहते तो जो महिलाओं के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आरक्षण ला रहे थे, वो बिल विपक्ष और पक्ष मिल करके पास करवा दिया होता, इसे रोका नहीं जाता। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे भाई, आरक्षण देना था तो 543 में 33% दे देते कुशल पांडे जी। डिलिमिटेशन की जरूरत क्या थी? देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। आखिर सरकार जो, देखिए, ऐसा हर एक योजना है जिसका विरोध प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं आती है उसका विरोध विपक्ष खुलेआम करता है। तो लगातार जैसे ये बिल आया है, समय आ गया बिल, अब इनके कहने पर तो और समय बिल नहीं लाएगा ना केंद्र सरकार। जब पास होने का समय आ रहा है तो लाया जा रहा है। ये देखिए, इसे ये चुनाव के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, हम इसे चुनाव के साथ नहीं जोड़ना है। ये हमारी चुनावी मुद्दा नहीं है। आपके राज्य में तो खुद महिला 15 साल से महिला मुख्यमंत्री है। हम महिला ये ला करके ये चुनाव के साथ नहीं जोड़ना चाहते। इस बिल को तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि विपक्ष ये चीज प्रमाण कर दिया कि महिला विरोधी है।
चलिए, आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करेंगे प्रभिषेक सिंह जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है इस बिल के गिरने में, क्योंकि जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन था वो खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जो है उसको अंजाम दिया था। तो वोट वॉर में हम बात कर रहे हैं संसद के अंदर कल जो महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन बिल गिरा है उसके ऊपर हम ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां 23 और 29 को वोटिंग होनी है और तमिलनाडु के चुनाव में जहां 23 को वोटिंग होनी है कैसा पड़ेगा, क्योंकि यहां दोनों राज्यों के अंदर महिला एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुशाल पांडे जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक साहब जुड़े हुए हैं नेता टीएमसी के। सिंह साहब, प्रभिषेक सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तो ये चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे और मुझे लगता है प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन भी इसी बात पर होगा कि कांग्रेस और उनके साथियों ने, इंडिया गठबंधन ने आधी आबादी को मिलने वाले हक को लेकर जो कानून आया था गिरा दिया। आपको कहीं वोट बैंक के दरकने का खतरा नहीं सताता? आपको ये कैंपेन कैसी लगती है? बोले नमस्कार दीपक जी, आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को और मेरे सभी पैनलिस्ट को, साथियों को मेरा नमस्कार मैं कहना चाहता हूँ। इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति पता नहीं कहाँ से दिख रही लोगों को, हमें तो कुछ इसकी कोई बात ही नहीं है, तो कोई वोट बैंक की राजनीति है ही नहीं। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, जो बहुत साधारण सी चीज है। देखिए, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसका नाम है गेरी मैंडरिंग। भी आपके माध्यम से भी आपको भी मैंने बताया, ये खबर दी, ये चीज बताइए, तो अब कई सारे लोग इसको खोजेंगे, पता करेंगे क्या होता है। इसके बारे में जरा गहन से जांच करिएगा, खोजबीन करिएगा, पता चल जाएगा कि क्या चाह रहे हैं ये मोदी सरकार जो है। ये सिर्फ एक छलावा रखती है, लोगों के सामने बेवकूफ बनाने की बात करती है। 2023 में जो बिल पास हो चुका है उस चीज को लेके अभी ये नौटंकी क्यों? आप लोग करिए ना, जो 543 लोकसभा सीटें हैं उसी पे करिए ना 33%। कहाँ मना कर रहे हैं हम लोग? कभी नहीं मना कर रहे। और अभी मोदी जी अभी शाम को आएंगे लाभ लश्कर लेके, कैमरा एक्शन करते हुए ये आके बोलेंगे कि देखिए मेरे विरोधी दल वाले नेता जो हैं अभी ये करने नहीं दे रहे हैं, महिला विरोधी हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बतेंगे वो। उनके अब तो लोग, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है, उनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए उनके ही एनडीए के जो पूरे सांसद है सभी लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। इसमें वोटिंग में कुछ लोग उन्होंने नेगेटिव वोटिंग की है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी की बात होती है, कांग्रेस पार्टी अगर महिला विरोधी थी तो देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही थी। देश की पहली राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस से ही थी, मतलब कांग्रेस के सरकार में ही आई। और रही बात हमारे कुछ लोग हैं, हमारे जो दल हैं आसपास वाले, वो लोग जैसे तृणमूल वाले श्याम साहब अभी बता रहे थे, शायद मुझे लगता है ये राहुल जी और प्रियंका जी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, रेगुलरली उनके वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जो केसेस के नाम लिए, जो जो बातें कही, वो सब राहुल गांधी प्रियंका जी ने ही कही है बीते 2 दिन, बीते कुछ घंटों के अंदर। ये सारे उनके वीडियोस में है। मुझे नहीं मालूम तृणमूल के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी ने भी ऐसी कोई बात कही होगी इसके पहले, या किसी नेता ने इस बारे में कोई डिस्कशन किया होगा। अब रही बात पांडे जी की, पांडे जी जरा मुझे बताइएगा, आप लोग ये जो हमेशा करते हैं कि जब कुछ भी होता है आपकी पार्टी के नेता लोग जाके हर चीज में जय श्री राम जैसे चिल्लाते, ये कब से, ये इस देश में कब से होने लग गया? कभी आप लोगों ने कहा जय हिंद, कभी आप लोगों ने कहा जय संविधान। हमारे एहतशाम साहब की पार्टी कहती है जय बंगला। मतलब ये देश में ही विभाजन, ये डिलिमिटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है। अगर आपको महिलाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए ना, 533 लोकसभा सीटें हैं उसमें दे दीजिए। 543 नंबर तो सही बोल दीजिए। हाँ जी, 500, हाँ ठीक है। लेकिन मैंने आपकी बात मानी कि आपने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, मैंने आपकी बात मानी कि आपने प्रतिभा पाटिल के तौर पर देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है आज आप कहां खड़े हैं? आज आप तो महिला आरक्षण बिल के विरोध में खड़े हैं। ये बात तो बीजेपी कहेगी, और बीजेपी तो ये भी कह रही है कि महिलाओं का हक मारने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सदन में जश्न मनाया। नहीं, ये गलत बात है। ये किसी एक को लग सकता है, मगर
हमारे नेता ने, हमने खुल के सबके सामने कहा है, प्रियंका जी ने खुल के सामने कहा है, करना है तो सही तरीके से कीजिए। ये क्या है, ये गेरी मैंडरिंग होता है, ऐसी चीज जिसमें कि राजनीतिक पार्टी सरकार में जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो ये करती है कि एक डिलिमिटेशन के अंदर ऐसी तरीके से बाउंड्रीज को बना देती है जिसमें कि जहां उनको जीतने या हारने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है, उनके वोटर्स जहां तो उस हिसाब से वो डिवाइड कर देती है लोगों को। तो ये तो गलत चीज है, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं वो लोग, फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। करना है आपको ऐसे करना है, जो लोकसभा सीट नॉर्मल अभी कर दीजिए। 2023 से चल रहा है, 2024 के चुनाव में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ठीक और है, अभी क्यों याद आ गया? मैं आप ही का सवाल, क्योंकि कुशल पांडे जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। पांडे जी बताइए ना, 543 में 33% आरक्षण देने में दिक्कत क्या है? आप बता नहीं रहे इसको। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब जिसका टाइम आएगा उस समय में दिया जाएगा। अभी अगर हम ये बिल पास करना चाह रहे थे तो विपक्ष इस पर क्यों अड़ा रह गया? विपक्ष क्यों इसको पास नहीं होने दिया? 543 पर तो ये कह तो रहे हैं कि अभी बिल पास करवा दें, लेकिन क्या ये देंगे? उस बिल पर ही अपना समर्थन देंगे? उस बिल पर जाकर के विरोध में खड़े हो जाएंगे? ये सिर्फ बताइए आपके सिंह चैनल साहब, समर्थन देंगे अगर 543 में 33% समर्थन, 33% रिजर्वेशन दिया तो आप क्या करेंगे सिंह साहब? देखिए, कल जैसा कि देखा होगा आपने, किरण रिजिजू जी साहब बात कर रहे थे कि देखिए जब पहला बिल ही जब पास नहीं हो पाए तो बाकी दोनों बिलों पे चर्चा ही नहीं करेंगे। इससे अगर इनको समझ में नहीं आता है, बहुत साफ साफ जाहिर संकेत है ये कि तीनों बिल रिलेटेड हैं, तीनों बिल जुड़े हैं एक के साथ एक। अगर पहले वाले को नहीं अगर ये पास करा पाए तो बाकी दोनों तो होंगे ही नहीं। और हमारा विरोध इसी से है। आप कुछ भी करिए, उसमें जहां पे सभी सर्व दलों की जो मीटिंग होती है सबको कॉन्फिडेंस में लेके करिए। आप लोग कुछ करते नहीं, जब फंस जाते तो याद आती है, बिल पास करने पहुंच जाते हैं। और किस तरीके से हमारे नेता लोगों ने, हम सभी लोगों ने शुरू से कहा है, अभी तृणमूल के मेरे साथी ने भी कहा था कि 2023 में जब ये बिल पास हो चुका तो 24 में क्यों नहीं किया आप लोगों ने? वो इसको लागू क्यों नहीं लड़े आप उसमें महिला आरक्षण को देके 33%? कहाँ मना कर रहा है, कौन रोक रहा है? दीजिए ना, लागू कानून को लागू करिए, जोर शोर से करिए। ठीक है, आपने इसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, आपने इसको जनगणना के साथ जोड़ा है। कुशल पांडे जी, मैं आऊंगा, हम तमिलनाडु की बात करेंगे। हक साहब आपका धन्यवाद। और तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की, जहां तमिलनाडु में सियासी समीकरण कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अगुवाई वाले डीएमके में इस बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया है। देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें सत्ता का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल ने यहां की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। सीएम स्टालिन ने बिल के गिरने को तमिलनाडु की जीत और दिल्ली के अहंकार के हार करार दिया है। सीएम स्टालिन का तर्क है कि तमिलनाडु ने परिवार नियोजन और विकास में बेहतरीन काम किया है, लेकिन अगर परिसीमन हुआ तो सजा के तौर पर राज्य की सीटें कम हो सकती हैं। डीएमके इसे सामाजिक न्याय और तमिल गौरव से जोड़कर देख रही है। किसे फायदा होगा, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। पिछड़ों की राजनीति के जरिए वोट बैंक मजबूत करना, केंद्र की नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय अस्मिता को ढाल बनाना। और अगर बीजेपी की बात करें तो इसमें महिला विरोधी रुख बताकर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही एआईएडीएमके की अगर इसमें बात की जाए तो गठबंधन की मजबूरियों के बीच संतुलन बनाने की उनके सामने चुनौती है। तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो स्टालिन का दाव यह है कि वे महिलाओं को यह समझा सके कि लड़ाई उनके अधिकारों के साथ साथ तमिलनाडु के अस्तित्व की भी है। महिला आरक्षण बिल ने तमिलनाडु में सामाजिक न्याय बनाम विकास की राजनीति की बहस छोड़ दी है। गौरतलब है कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में महिलाएं ज्यादा शिक्षित हैं और मुखर भी, राजनीतिक प्रभाव भी रहा है। खासकर तमिलनाडु में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता कई बार तमिलनाडु की सीएम रही और महिलाओं का रोल मॉडल भी। अब एक नजर डालते हैं तमिलनाडु विधानसभा की कुल सीटों और महिलाओं की भागीदारी पर। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 निर्वाचित सीटें हैं। 2026 के चुनाव में डीएमके ने 18 और एआईएडीएमके ने 19 महिला उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में लगभग 51% यानी 2.89 करोड़ महिला मतदाता हैं।
पिछली विधानसभा में 21 की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व घटकर 12 सीटों पर आ गया था। सदन में डीएमके की 7 महिला विधायक हैं तो एआईएडीएमके की 4 और कांग्रेस में 1 महिला विधायक है। 2026 के रण में स्टालिन का यह स्टैंड कितना कारगर होगा या एआईएडीएमके का गठबंधन बाजी मार जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि तमिलनाडु में अब यह बिल एक बड़ा चुनावी हथियार बनने वाला है। तो पिंकी, कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं? सर, इस वक्त कुशल पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर प्रवेश गजरी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुशल पांडे सर, राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुशल पांडे जी, सवाल आपसे है, क्या ऐसा है बीजेपी के लिए कि अगर बिल पास होता तो भी ठीक था, हालांकि उसकी उम्मीदें थी नहीं, ये पहले से बीजेपी को भी पता थी, केंद्र सरकार को भी पता थी, और अगर नहीं पास हुआ तो भी हमारे लिए ठीक ही है, क्योंकि एक दाव तो ऐसा मास्टर स्ट्रोक तो खेल ही दिया था कि अब हम जाकर बोल सकते हैं कि देखिए विपक्ष महिलाओं का हक मारने पर लगी हुई है। देखिए, ये कहने वाली बात है, पक्ष हमारी सरकार कभी भी ये चीज नहीं चाहिए। हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए सबसे अग्रसर रही है। हमारी सरकार, भारत की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं और माताओं बहनों को लेकर के चलने की वाली सरकार है। देखिए, ये बिल पास नहीं हुआ, ये विपक्ष एक होकर के ये साबित किया है कि हम वो महिला विरोधी हैं, महिलाओं के पक्ष में नहीं है। अब देखिए, इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कौन किया? हमारे देश की बेटियों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व हमारे देश की बेटी ने किया, महिला ने किया। लेकिन कुशल जी, अगर महिलाओं का इतना ही ख्याल था तो इसको इतना डिफिकल्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? कुशल पांडे जी, इसको इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया कि पेंच फंसना ही फंसना था? ऐसा क्यों बनाया? फिर सिर्फ महिलाओं के बारे में ही सोचते ना। देखिए, महिलाओं के बारे में ही तो सोचा जा रहा है, लेकिन पेज तो विपक्ष ने तैयार किया है। हम तो पास करना चाह रहे थे बिल को, पेज तो विपक्ष ने किया, पेज तो लगाना चाहे। अगर हमें महिलाओं के लिए अगर हमें आरक्षण लाना था तो महिला बिल पास करवा रहे थे। विपक्ष अगर महिला पक्ष में होता, महिला विरोधी नहीं होता, महिलाओं के विरोध में नहीं खड़ा होता तो बिल आता ना, हमारी माताओं बहनों को ना इसका लाभ मिलता, न किसी बाहरी को मिलता। लेकिन विपक्ष ने ये चीज नहीं सोचा। विपक्ष सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करने जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, महिलाओं के साथ हैं और महिलाओं के साथ रहेंगे, महिलाओं के विकास के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। जब तक हमारी सरकार है, हम महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे। महिलाओं के आरक्षण के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे रास्ते पर है। ठीक है, इसका भी विरोध हम रास्ते पर करके विपक्ष के नेताओं के सामने करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि विपक्ष सारा महिला विरोधी है। ये सिर्फ चैनल में और संसद में महिलाओं के लिए बात करते हैं, लेकिन इनका मुखड़ा देखिए, इनका असली चेहरा देखिए। विपक्ष महिला विरोधी थी और आने वाले दिन में भी रहेगी। तमिलनाडु में जिस तरीके से स्टालिन ने इस बिल को जलाया, राहुल लाल जी, इस बिल को जलाया, उनके सहयोगियों ने इस बिल को फाड़ा, तमिलनाडु में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और उनका ये कहना था कि अगर ये डिलिमिटेशन होता है तो इससे तो तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी तरह से घट जाएगा। क्या स्टालिन ये बात अपने मतदाताओं को समझा पाएंगे या बीजेपी ये समझा पाएगी? और एआईएडीएमके, क्योंकि एआईएडीएमके के लिए भी चुनौती है, यहाँ तमिल अस्तित्व की बात हो रही है, यहाँ तमिलनाडु के पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है, तो क्या बीजेपी कोई ऐसा चमत्कार कर पाएगी जिससे स्टालिन से ज्यादा महिला वोट वो पा पाए? क्योंकि कुल वोट वहां पर 51% है महिलाओं का। देखिए दीपक जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि वहां पे महिला वोटर का प्रतिशत ज्यादा है, महिलाएं काफी सक्रिय हैं और महिलाओं का वहां के उद्योगों में या बाकी अन्य चीजों में जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व है, राजनीति में तमिलनाडु में उसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जब से देखते हैं कि स्टालिन जिस तरह से काफी आक्रामक हुए, जो अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे भी, कि उन्होंने महिला बिल का जिस तरह से उसकी प्रतियां जलाई और तमिलनाडु के अस्तित्व से जोड़ा और वो उस स्लोगन को उन्होंने इतनी कठोरता से उठाया वहां से कि ना केवल उसका प्रभाव तमिलनाडु में पड़ा, बल्कि उसका प्रभाव जो है कि बगल के केरल में भी दिखता है, बगल के जो दूसरे कर्नाटक सरीखे जो अन्य आंध्र प्रदेश वगैरह तमाम राज्यों में वो प्रभाव दिख रहा है कि परिसीमन के माध्यम से उत्तर के शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास है
और दक्षिण के शक्तियों को कम करने का प्रयास है। और यहाँ पे इस लड़ाई को स्टालिन ने वहां पे एक ऐसी भूमिका निभाई कि वो दक्षिण भारतीय राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी तमिलनाडु बनाम दिल्ली की लड़ाई हो रही है, वो तमाम दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों को भी एक छतरी प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो एक भावनात्मक इशू जिस रूप से उन्होंने इसको उठाया है, इसमें महिला का मामला बिल्कुल एक तरह से गौण पक्ष होता हुआ मामला दिखा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती की स्थिति दिख रही है मुझे तमिलनाडु में, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का आधार पहले से ही कम था। एआईडीएमके जब से जयललिता जी का निधन हुआ है उसके बाद से फिर से वो उसी प्रकार से मजबूत जड़ें तमिलनाडु में नहीं जमा पाई हैं, और यहाँ पे भावनात्मक एंगल भी आ गया है। हालांकि डीएमके ने एक सावधानी भी बरती है। डीएमके ने आज एक प्राइवेट मेंबर बिल भी जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा सदन के भीतर डीएमके की तरफ से कि 543 सीटों पर जो है कि वर्तमान समय में अगर सरकार आरक्षण देना चाहती है इसी सीटों की संख्या के ऊपर, तो वो उसके ऊपर दे दे। वो प्राइवेट मेंबर बिल में वही बात कही गई जो इंडिया अलायंस के तमाम दूसरे लोग कह रहे हैं, यानी महिला मतदाता कहीं भूल चूक से भी नाराज ना हो जाए, उसके लिए भी इंतजाम करने का प्रयास डीएमके की तरफ से हुआ है। लेकिन तमिलनाडु के राजनीति में मुझे लग रहा है कि जो ये पूरा फैक्टर जिस तरह से उभरा है, जिस तरह से काफी ज्यादा तमिल अस्मिता से, तमिल के भावुकता के मामले से, भावनात्मक मुद्दे की तरफ से ये उठा है, वहां पे ये अस्तित्व का मामला ज्यादा बन गया है और महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला जो है वो गौण रह गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि चूंकि अब समय भी काफी कम बचा है, जिस समय ये घटनाएं तमाम घट रही है और 2-3 दिन बाद फिर चुनाव हो जाने हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके कैडर अपने मामले को, महिलाओं की ये पार्टियां महिला विरोधी है, वो उस बात को क्या जमीन तक उस रूप में पहुंचा पाएंगी, क्योंकि जो डीएमके और उनके सहयोगी पार्टियों का जो पूरा कैडर और पूरा तंत्र है वो काफी मजबूत है। वो अपनी बात के को मैसेजिंग जिस तरह से प्रभुत्ता के साथ वो अभी तक करने में सफल रहा है, वैसे स्थिति में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है दीपक जी। ठीक है, आपको चुनौती की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल लाल जी, मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपको समझता हूं। मुझे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने बीच चुनाव में इस रिस्क को क्यों लिया? क्या वो उंगली कटा के शहीद बनना चाहती है? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में प्रथम दृष्टया ही जैसे वो लेके आए थे तो उनको भी उम्मीद रही होगी कि उत्तर बनाम दक्षिण की स्थिति बन जाएगी। उनको अगर कुछ उम्मीदें रही होंगी तो उनको उम्मीदें पश्चिम बंगाल से होगी कि शायद वहां पे कांटे की टक्कर की स्थिति बनती है और उसमें कुछ महिला वोटर्स को स्विंग करा के वो अपने तरफ लाने में सफल होंगे। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के सिचुएशन में भी देखें हम लोग, क्योंकि 2 ही राज्यों के चुनाव बचे हैं इस समय, और 29 अप्रैल से पहले भारतीय जनता पार्टी अचानक से 9 अप्रैल को जैसे घोषणा करती है इस संविधान संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए, लेकिन टीएमसी के साथ एक प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है। टीएमसी इकलौती भारतीय राजनीति की वो पार्टी है जिन्होंने बिना महिला आरक्षण के ही अगर लोकसभा में देखें तो उनके लोकसभा सदस्यों में महिलाओं का प्रतिशत 38% हो जाता है। यानी अगर ये आरक्षण आएगा तो 33% लागू होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उसके पहले ही जो है कि वो 38% उनका प्रतिनिधित्व बन रहा है। तो तृणमूल का उनका बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी एक तरह से जो फ्लोटिंग वोटर्स है उसमें कुछ सेंधमारी करने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही होगी। लेकिन वो चुनौती है, पश्चिम बंगाल में भी महिला वोटर्स ममता बनर्जी के खेमे से उठा के बीजेपी अपने खेमे में लाना उनके लिए इतना आसान काम नहीं है दीपक जी। वहां पे भी क्योंकि जो आरोप वो टीएमसी के ऊपर लगाएंगे, टीएमसी कहेगी कि हम तो पहले से ही प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, बल्कि जो तमाम जो आर्थिक लाभांश जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में करती है, वो लाडली बहना सरीखी जो योजनाएं चलाती है, ममता बनर्जी भी वो योजना चला रही है और वहां पे लाभार्थी समूह ममता बनर्जी ने भी खड़ा किया है दीपक। बिल्कुल, लाभार्थी समूह ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। लेकिन वापस तमिलनाडु के अंदर आते हैं कुशल पांडे जी। ये तो तमिलनाडु में तमिलनाडु प्राइड का मुद्दा बन गया है, तमिलनाडु के अस्तित्व का मुद्दा बन गया है, तमिलनाडु के पॉलिटिकल पावर का मुद्दा बन गया है। आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान ही हो सकता है तमिलनाडु में, फायदा कुछ नहीं? देखिए, जिस तरह से लिखाई आपके चैनल पर और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने बताया, स्टालिन किस प्रकार से उस पेज को चला करके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके लिए लाभ होता तो क्या विरोध करते क्या। ये हम अपने राज्य, मैंने कहा ना कि हम कोई भी ऐसा बिल नहीं लाए जिससे हमें राजनीतिक लाभ मिले। हम राजनीतिक लाभ करने के लिए कोई बिल नहीं लाते हैं। हमारा स्लोगन है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ सबसे लास्ट में। हमारे लिए हमारे देश सबसे पहले है, हमारे लिए हमारी मातृभूमि सबसे पहले है, हमारे लिए हमारे देश की माताओं बहनें सबसे पहले हैं। तो ये हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये जिस तरह से स्टालिन ने
पूरे मतलब मीडिया के सामने में, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने में बिल को जला करके ये दर्शा दिया कि उनकी सरकार महिला विरोधी है, उनकी सरकार महिलाओं का विरोध करती है। ठीक है, प्रभिषेक सिंह के प्रभिषेक सिंह के पास चलते हैं। प्रभिषेक सिंह जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम तो वोट बैंक के लिए या फिर चुनावी फायदे के लिए तो ये बिल लाए ही नहीं थे। साहब, एक हमारे देश के जो पीएम है, मैं पीएम का फुल फॉर्म बोलना चाहूंगा जानबूझकर, क्योंकि वो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो रहे नहीं। वो पूरा साल, पिछले 12 साल से लगातार प्रचार ही कर रहे हैं। इस देश, प्रदेश, उस प्रदेश, इस जगह उस जगह खाली प्रचार करते हैं। ये कहते हैं कुशल जी कि इनकी पार्टी कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। अरे साहब, आप लोग राजनीति करते हैं सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता में काबिज होना है, सत्ता के लोभी हैं। पूरी की पूरी पार्टी, सारे के सारे लोग सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। कहाँ आपकी पार्टी? बताइए ना, कुछ डेवलपमेंट का काम आप लोगों ने किया? कोई ऐसी चीज, या तो मंदिर बनवा दीजिए, या हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवा दीजिए, या पाकिस्तान बांग्लादेश यही सब करवा दीजिए, और तो कुछ आप लोगों को पास बचता ही नहीं। आप कहते हैं आप महिला विरोधी नहीं है, अब महिला विरोधी नहीं है तो क्या है आप? ये तो महिला विरोधी काम कर रहे हैं आप। सब जगह से घूम फिर के आप, मतलब आपके पार्टी के कई नेताओं, एक दो ने अनगिनत नेताओं के बेहुदा वाहियात डायलॉग्स या स्टेटमेंट में सुनवा सकता हूँ। आप खुद खोज लीजिए, आपको मिल जाएंगे, आपके यूट्यूब में सब जगह मिल जाएंगे। सारे महिला विरोधी लोग आप ही की पार्टी में क्यों हैं? समझ ही नहीं आता मुझे तो। और आप बोलते महिला विरोधी नहीं, आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। परिसीमन ला रहे, ये ला रहे, वो ला रहे, कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता मिल गई बस काम खत्म, सत्ता मिल गई बस लूटो खाओ खत्म करो। अरे देश एकजुटता का देश है। हमारे देश में संविधान सिंह साहब, लेकिन इस बिल को लेकर केवल आप राजनीति क्यों देख रहे हैं? महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रियंका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो कह रही हैं, प्रियंका गांधी जिनको विरासत में सब कुछ मिल गया है, उन्हें इतना संघर्ष करने की जरूरत पड़ी नहीं है, उनको विरासत में सब कुछ मिला है, और उसके बाद वो बैठ के कह रही हैं कि मैं खुश हूं कि तमाम दलों ने जो है इसका विरोध किया, इस बिल का विरोध किया है, लेकिन जो आम महिलाएं हैं जिनको अपने लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, उनके अधिकार का क्या? जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है और उस पर खुशी भी जताई जा रही है, तो उनका अधिकार क्या परिसीमन, मतलब डिलिमिटेशन करके बढ़ेगा? अभी एग्जिस्टिंग जो लोकसभा सीट उसमें नहीं बढ़ सकता, उसमें क्या अधिकार नहीं बढ़ सकता? और रही बात प्रियंका गांधी जी की बात है, तो हाँ ठीक है, उनको वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सही से थाली में लिए बात करती हैं, उनको मालूम है, वो देश के बारे में समझती हैं। वो आज जब सदन में खड़ी होती हैं तो अच्छों की हालत बिगड़ती है, उनको मालूम है कि वो बातें सही बोलती हैं, फर्जी बातें नहीं। जैसे देखिए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, चाहे जो भी हो, उनकी घड़ी की सुई एक ही जगह अटकी रहती, घूम फिर के उसी जगह वही रिपीट करते रहेंगे, जो एक 4 लाइन लेके आएंगे उसी को लपेटते रहेंगे। कुछ नया उनको बोलने नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है। आप बात करिए ना कि आपने महिला विकास के लिए क्या किया है, आप बात करिए महिला की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, वो नहीं बताएंगे। ये बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया है, वो सब नहीं बताएंगे ये लोग। हमारे प्रचार मंत्री 12 साल से भी प्रचार कर रहे हैं, और अभी भी चल रहा है, बंगाल में भी वही करेंगे, तमिलनाडु में भी वही करेंगे। चलिए ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। हमारे पास अफसोस सिंह साहब वक्त इतने के लिए ही है। आप तमाम लोग जुड़े, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। चुनाव तक ये वोट वोट चलता रहेगा। 4 बजे रोज शाम हमारे साथ जुड़िए, और आप पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव का सटीक आकलन देखिए। बिल्कुल, और अब देख लेते हैं वोट 4 में बारी वर्ड 4 की है। आइए सुनवाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। पहले वो भाजपा अपना गिरेबान में झांके कि औरतों के साथ इनका क्या व्यवहार रहा है, इतिहास देख रहा है, उसके बाद वो बात करे। महिला बिल तो আমরা 98 থেকে লড়ে আসছি। আমাদের বিল রিজার্ভেশন করে মহিলাদের সিট দিতে হয় না। আমরা 50% রিজার্ভেশন করেছি পঞ্চায়েতে, মিউনিসিপ্যালিটিতে, আর লোকসভায় আমাদের নির্বাচিত মেম্বারের সংখ্যা মহিলা 37%, আর রাজ্যসভায় নির্বাচিত আমাদের সংখ্যা 46%।